हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम क्लास 8। लास्ट जो पार्ट में वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे बच्चे नोट्स बना के भेजे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं। अगर कुछ डाउट है बेटा आप क्लियर करो, नहीं तो बातें करो। ऐसे रहने से नहीं होगा। मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग का नोट्स आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट बढ़ाऊँगी, लेकिन अभी भी बहुत बच्चों का नोट्स नहीं आया है। जिस दिन का पढ़ाई उस दिन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्लियर? तो इसीलिए आप लोग को अच्छे से क्या करना है, जिस दिन जो पढ़ा रही हो उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद उसका कुछ भी डाउट है तो आप डाउट को कन्वर्सन के जरिए डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर वन का पार्ट 1 में हम लोग लगभग प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल पढ़ चुके थे। उसके बाद स्टेप करके हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, लगभग हमारा ख़त्म हो गया था। पहले था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर खत्म हो गया था, और फर्टिलाइजर मैन्योर का डिफरेंस भी हम लोग कर चुके थे। तो अभी हम लोग जाए प्रिपरेशन सॉइल। फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ प्रिपरेशन सॉइल क्या है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए सबसे पहले हमारा सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या क्या स्टेप्स चाहिए उसको हम डिस्कस किए थे। उसके बाद है हमारा सोइंग मतलब बीज बोना। अब मिट्टी को हमने तैयार तो कर लिया, लेकिन अगर बीज नहीं बोएंगे तो हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे होगा, नहीं तो फिर प्लांटलेट्स कैसे फॉर्मेशन होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एडिंग फर्टिलाइजर मैन्योर। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज़ को, जैसे बच्चा एक जन्म ले लेता है उसके बाद अगर खाना पानी उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए उसको एडिंग फर्टिलाइजर मैन्योर देना है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, दिस ऑल आर डिस्कस इन द लास्ट क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इरिगेशन। ओके, दिस इज योर स्टेप 4। क्लियर? ओके, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर। प्लांट को पानी की जरूरत क्या है। क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा आपका। देखो 90% हमारा प्लांट का क्या है, कंटेंट में क्या हो जाएगा, वाटर है। बॉडी का 90% भाग अगर हमारा पानी है तो उसको पानी जरूरी है। अब आप लोग बोलोगे ठीक है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात देखो, सीड जब जर्मिनेट करता है, वो सीड जब जर्मिनेट करता है मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड वाटर की मदद से ही हो सकता है। अब कब आप लोग देखे हो घर में हम लोग एयर टाइट कंटेनर में बहुत सारा सीड्स रखते हैं, क्या वो लोग जर्मिनेट कर लेते हैं? नहीं होता है। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ वाटर और मॉइस्चर की बहुत ज़रूरी है। अगर वाटर नहीं रहेगा हमारा सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। और वाटर का काम क्या है, देखो प्लांट को खाना चाहिए न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, आप लोग फर्टिलाइजर देखे मैन्योर देखे, वो लोग डायरेक्टली हम लेके मिट्टी में डाल देंगे तो क्या प्लांट उसको ऑब्जर्व कर लेगा? नहीं। प्लांट हमारा क्या होता है, यहाँ पे रूट होता है। क्लियर? ये जो रूट होता है उसमें बहुत सारे रूट वर्ड्स हेयर्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, किसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को। तो जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स भी वाटर के साथ मिलने के बाद ही प्लांट उसको ऑब्जर्व कर पाता है। क्लियर? और वाटर का क्या नेसेसिटी है, बहुत सारी चीज़ें हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट के बॉडी के अंदर, मतलब वेजिटेबल्स का बढ़ना, फ्रूट्स का बढ़ना, उनका सेल डिवीजन, हर चीज़ में आपको वाटर का बहुत सारा ज़रूरी है। तो सबसे पहले वाटर चाहिए। ठीक है, तो इरिगेशन क्या है, आ जाता है पहले मुद्दा में, क्या है इरिगेशन क्या है। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको वाटर क्या है। अब वाटर को सप्लाई करना प्लांट में, उसको बोलेंगे इरिगेशन। बट एक परफेक्ट टाइमिंग के अंदर अगर होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ वाटर एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज योर इरिगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल हम सुबह शाम हमको पानी देना है, फिक्स सुबह इतना बजे हमको पानी डालना है, शाम को इतने बजे पानी डालना है, उसको बोला गया है इरिगेशन। लेकिन इरिगेशन हमारा क्या है, ऐसे नहीं है। पहले के ज़माने में भी बहुत सारा मेथड था जिसके ज़रिए इरिगेशन किया जाता था, उसको कहा जाता है ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम। एक चीज़ छूट गया है, दैट इज योर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस मतलब क्या है, कहाँ से हम लोगों को पानी मिलता है। तो कहाँ से पानी मिलता है, जितना भी अंडरग्राउंड आपका वाटर है, नो ग्राउंड में आपका वाटर है, ये सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ओके, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल्स, रिवर, डैम्स, दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या है, पता चल गया आपको, सप्लाई ऑफ वाटर इन द इंटरवल ऑफ सम टाइम। तो वाटर जो सप्लाई करोगे कहाँ से करोगे, नेचर में जहाँ पे आपको पानी मिल रहा है वहां से करोगे। क्लियर?
उसके बाद मैं आपको बोली थी पुराने ज़माने में भी कुछ तरीके यूज़ करते थे, आजकल नया ज़माने में अलग अलग यूज़ किया जाता है। जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे उसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम, उसको बोला जाएगा ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में हमारा बहुत सारा है, अभी आप लोग को नाम सुन के लगेगा ये सब नाम क्या है। एक है मोर, एक है चेन पंप, ढेकली, राहत। आप लोग को मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे बुक देखो बहुत अच्छे से दिया है, हमें बुक देखो अच्छे से। देखो ये वाला मोर जो है, इंसान क्या करते हैं, कुएं से पानी निकाल के खुद अपने हाथ से देते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को, सब ऐसे से लाइन बाय लाइन रो में हमारा प्लांट्स लगाया गया है। चेन पंप में क्या है, एक पुल्ली टाइप का है, पुल्ली में जो रस्सी लगा है उसमें क्या है, एक बकेट लगा हुआ है। तो ये क्या हो, आराम से खींचेगा तो पानी नीचे से आ गया पानी, और जो हमारा पानी एक चेन लाइन के जरिए गया होगा, सभी प्लांट्स में ऐसे लाइन बाय लाइन किया कर दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लाइन प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है। अब ये वाला पोर्शन क्या होगा, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होगा। जब पानी यहाँ पे गिरेगा अपने आप पानी ऐसे ऐसे चला जाएगा। क्लियर, ऐसे करके जाएगा। क्लियर। उसके बाद है हमारा ढेकली। ढेकली में क्या है, एक साइड में हमारा भारी पत्थर रख दिया गया है, एक साइड में हमारा बकेट रखा है। तो यहाँ पे सपोज हम लोग क्या करेंगे, भारी पत्थर उठा देंगे, निकाल के जब करेंगे तो बकेट पानी के अंदर चला गया। जब वो पत्थर वाला लकड़ी को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आने के बाद क्या करेगा इंसान, वो बकेट निकाल के फिर दूसरा बकेट निकाल देगा। सिस्टम वही है, लाइन बाय लाइन ऐसे प्लांट लगा हुआ है। क्लियर। तो पानी हमको उस तरह से लाइन बाय लाइन डालने से पानी अपने आप चला जाता है। उसके बाद है राहत। राहत में देखो यहाँ कहीं कहीं इंसान में यूज किया जाता है, कहीं कहीं जानवर में। जानवर यहाँ पे क्या करता है, गोल गोल राउंड लगाता है। जब ये गोल राउंड लगा रहा है, यहाँ पे देख रहे सब लोग पुल्ली, पुल्ली के चारों तरफ बकेट लगा हुआ है। एक बकेट में क्या हुआ, नीचे पानी से ऊपर उठा, ऐसे करके पानी पूरा धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, दूसरे साइड में जाके फिर ये कैनाल जैसे लाइन लाइन सभी पौधों को मिल जाता है। लेकिन ये सभी के सभी क्या है, ओल्ड सिस्टम है, जानवर की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है, और टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारा एक्सपेंशन भी है, मतलब आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन अभी धीरे धीरे मॉडर्न सिस्टम आ गया। मॉडर्न सिस्टम में आपका आ जाएगा दो तरह का, एक हो जाएगा आपका स्प्रिंकल सिस्टम, एक हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मॉडर्न मेथड में क्या है, जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होगा, मतलब इकोनॉमिक क्रॉप प्रोडक्शन जैसे कर रहे हो, मतलब लार्ज मात्रा में कर रहे हो, तो इकोनॉमी क्या है, अगर हम करेंगे कम हमारा खर्च होगा, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उस मेथड को देखने के लिए हम मेथड को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये मॉडर्न मेथड्स। तो मॉडर्न मेथड्स में दो हम अपने बुक में डिस्कस किया गया है, वन इज योर स्प्रिंकल इरिगेशन, वन इज योर ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकल क्या है, अच्छा आप लोग कभी कभी कॉफी बोर्ड या प्लांटेशन ऐसे कभी घूमने गए हो, देखे होंगे बीच में ऐसे एक पानी का फवारा जैसे लगा होगा, ऐसे 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 गोल गोल करके घूम रहा होगा और पानी बहुत एरिया में स्प्रेड हो रहा होगा। क्लियर, इस तरह का देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पौधा लगा है, ठीक है, ऐसे पानी ऐसे गया है, एक यहाँ पे मोटर फिटिंग हुआ है, यहाँ से पानी का कनेक्शन गया है, यहाँ पे भी पानी ऐसे बरस रहा होगा, यहाँ पे ऐसे पानी जब ये ऑन हो जाएगा, ये नोजल जो होगा ऐसे 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 घूम रहा होगा, तो पानी कभी इधर 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 करके इतने एरिया में, पूरा एरिया में पानी गिर जाएगा। सेम यहाँ पे भी पूरा एरिया में, यहाँ पे भी पूरा एरिया में भी इस तरह से पानी गिरता है। इसको बोला जाता है स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। ये कहाँ पे होता है, कौन सी टाइम पे, सॉइल देखो इंपॉर्टेंट है आपका, इरिगेशन सिस्टम भी इम्पोर्टेंट बहुत है, और आपका अगर पूछेगा व्हाट इज इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है कहाँ पे यूज होता है, अनइवन लैंड where sufficient water is not available। आपको fill in the blanks पूछ सकता है, which type of irrigation is used in uneven land where sufficient water is not available। क्लियर, समझ में आ गया, तो कौन सा होगा आपका स्प्रिंकल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्लियर, और ये होता कैसा है, जैसे मैं आपको बोली परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, इसके ऊपर जो नोजल्स होता है रोटेट करना एट द टॉप में रोटेटिंग नोजल्स लगा रहता है। जब मोटर फिट हुआ पानी आएगा, पानी सभी लाइन में चला जाएगा, फिर यहाँ पे जो टॉप में जो नोजल से घूम के चारों तरफ पानी को ये स्प्रेड कराता है। क्लियर, वेरी वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, ये याद रखना। बुक का एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर में हमने पढ़ लिया स्प्रिंकल हो रहा है,
ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन में, अच्छा ड्रिप नाम कहाँ से आया, ड्रिप किसको बोलते पता है? अच्छा अस्पताल में जब जाते हो किसी को सलाइन चढ़ाना होता है तो क्या बोलते हैं, इनको ड्रिप लगा लो। सलाइन देते हुए आप लोग देखे होंगे किसी को, फ्रेंड्स को या रिलेटिव को या खुद का, वो क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता है, ध्यान दिए हो कभी? इसीलिए इस सिस्टम को कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का मतलब क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहाँ पे भी क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब ठीक रूट के नजदीक हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को पहुंचा देंगे तो इस तरह से भी हमारा क्या हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है। उस मेथड को कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पौधा लगा है, एक पाइपलाइन आपका बिछाया गया है, ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, ये इसका रूट है। तो ये पाइपलाइन क्या है, सीधा उसके रूट के पास गया, सीधा उसके रूट के पास गया होगा और धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स। ये सिस्टम क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स। तो यहाँ पे पानी कभी भी वेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, नो वेस्टेज ऑफ वाटर, नो वेस्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो किस तरह के पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमारा फल देने वाले प्लांट्स है, गार्डन ट्रीज एक्सेट्रा, ये सभी के लिए हमारा क्या है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर अवेलेबल वाटर इज वेरी पोर, जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, उस जगह पे हमको कौन सा सिस्टम यूज करना है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ओके, इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। व्हाट डू मीन वीड्स, वीड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम एक क्रॉप का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, राइस का, उसमें थोड़ा बहुत टमाटर का या गेहूं का या घास फूस ऐसे कुछ भी चीज आ गया जो कि उस क्रॉप के लिए जरूरी नहीं है, तो अनवांटेड अनडिजायरेबल, अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल plants, any unwanted undesirable plants for that crop is known as your weeds। उसको क्या कहा जाता है, weeds। समझ में आ गया? कोई भी हमारा खेती में दूसरा कोई चीज आ गया जो उस खेती के लिए जरूरी नहीं है तो सभी को हम बोल सकते हैं weeds। यहाँ तक कि गेहूं की फसल में अगर एक धान का चीज आ गया उसको भी हम weeds बोल सकते हैं, उसको निकालना है हमको। क्लियर? तो weeds को क्या करना है, उसको निकाल लेना है, क्योंकि खाना आपने एक ही चीज दिया है, उसमें बहुत सारा अगर प्लांट आ जाएगा तो सब खाना अपना ले जाएंगे। तो वीड्स को निकालना बहुत जरूरी है, और ये वीड्स को निकालने के एक प्रोसेस को ही बोला जाता है वीडिंग। उसको क्या कहा जाता है, वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज योर वीडिंग। वीडिंग किसको कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स का रिमूवल प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग। ओके, तो वीड्स किस तरह से निकाला जा सकता है, हम लोग चाहे तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं और बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स भी यूज किया जा सकता है। अगर हम हाथ से करेंगे तो हम इसका क्या बोलेंगे, मैन्युअली, और बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स ऑल्सो। मैन्युअली मतलब आप लोग के बुक में दिया होगा खुरपी, ऐसे करके दिया होगा, देखो खुरपी मतलब क्या है, आप लोग देखे आजकल तो देखते नहीं होंगे, फिर भी देखो, दिस इज योर खुरपी, इसको हम खुरपी कह सकते हैं। समझ में आया? और पौधों को मिट्टी से ऐसे सब चीजों से क्या करना है, खोद के हमको क्या करना है, ये सब मिट्टी से खोद के क्या करना है, हमको जितना भी अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स है उसको हमको निकाल देना है। इस तरह का चीजों हम यूज कर सकते हैं, मैन्युअली बाय हैंड हम इसको कर सकते हैं। और क्या है, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, 2,4-D ऐसे केमिकल आता है, 2,4-D, ये क्या है, वीडीसाइड्स है, वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स हमारा क्या होता है, एक केमिकल से जिसके जरिए हम क्या करते हैं, वीड्स को निकाल सकते हैं। मतलब हमारा जो प्लांट्स है उसको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट वीड्स का क्या कर देगा, ये वीड्स को खत्म कर देगा, प्लांट्स को ये बचा देगा, प्लांट्स को देयर इज नो डैमेज टू प्लांट्स, बट ये वीड्स को क्या कर देगा, किल कर देगा, किल द वीड्स। क्लियर? ये वीड्स को मार देगा। समझ में आ गया? तो इस तरह का जो केमिकल्स यूज किया जाता है उसको हम क्या, वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स ऐसे टाइप का, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वीड्स को निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जितना न्यूट्रिएंट दिए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने रो में हमारा प्लांट्स है, इतने रो में इतने कॉलम में हमारा प्लांट लगा है, अब बीच में बहुत सारा ऐसे ही प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स आ जाएंगे तो सॉइल में तो हमारा उतना ही न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स को ले जाएंगे। ठीक है, तो वीडिंग हमारा बहुत जरूरी है।
तो ये वीड्स को निकालना हमारा क्या है, वीडिंग प्रोसेस है। दीज आर टू टाइप्स, मैन्युअली और बाय केमिकल्स। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। ओके, हाँ, और एक चीज आपको बोलना भूल गई थी, जितना भी हमको वीडिसाइड स्प्रे करना है बहुत केयरफुली करना है, और नाक में रुमाल कपड़ा बांध के, आजकल कोरोना के लिए तो सब लोग बांध ही रहे हो, उस तरह से कपड़ा बांध के स्प्रे से हाथ और मुंह को अलग दूर रख के स्प्रे करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग देखो, जब हमारा प्लांट क्रॉप्स मैच्योर हो गया है उसको कट करके रखना, अलग कर देना, उसको हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योर इज नोन एज योर हार्वेस्टिंग। फसल बन गया, फसल की कटाई करना तो उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। ये भी हमारा किस तरह से हो सकता है? दो तरह का हो सकता है, मैन्युअली, एक बाय मशीन हो सकता है। मैन्युअली सिकल, आप देख रहे हो नॉर्मली जो गाँव में ये सब दाव बोला जाता है, इसको सिकल बोलते हैं। ये सब मैन्युअली इसके जाके कटाई करते हैं। कहाँ से करेंगे? या तो पूरा रूट से निकाल अपरूटेड किया जाता है, या तो पूरा ग्राउंड लेवल से उसको काट दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये मे भी मैन्युअली हो सकता है, मे भी मशीन हो सकता है। मशीन से कैसे? विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर होता है। ठीक है, हार्वेस्टर से क्या करेंगे, ऐसा करके मशीन आजकल आता है, कंबाइन मशीन, जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों हो जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ काट के हमको अलग करना है। अब हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या है, फल लगा है, ऐसे धान आप देखे होंगे, इस तरह से लगा होगा धान, गेहूँ। अब ये स्टॉक को हमको अलग करना है। समझ में आ गया? स्टॉक, दिस आर द ग्रेन्स। तो ग्रेन को, स्टॉक को अलग करना है, इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेसिंग। ये सभी के सभी आप लोग कहाँ पे पढ़े हो? क्लास 6 में पढ़ चुके हो। क्लियर। तो ये थ्रेसिंग किसको कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द चॉप्स फ्रॉम स्टॉक। तो इसको निकालना हम बोलते हैं थ्रेसिंग। आजकल एक मशीन आता है जिसका नाम है कंबाइन। उसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग, कटिंग और थ्रेसिंग दोनों एक साथ हो जाता है। और एक प्रोसेस आपका है विनोइंग। ये भी आप लोग क्लास 6 में सभी पढ़े हुए हो। क्लास 6 में अच्छे से सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस से अच्छे से पढ़ा हुआ है। विनोइंग में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ऐसे लेके बैठ रखा हुआ है, इसमें क्या है, हम डाल देंगे, सपोज बहुत सारा क्रॉप्स है, अभी क्रॉप्स हमारा निकल गया है। अब ये क्रॉप्स क्या है, अगर ऐसे करेंगे हवा से, फॉर एग्जांपल सपोज इधर से हवा आ रहा है, जो हमारा सीड से, क्रॉप से क्या होगा, एकदम एक जगह पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा होकर गड्ढा बनता जाएगा। और जो बाकी हमारा लाइट पार्टिकल जो इसका कवर है, छिलका जो है, वो क्या होगा, दूर जाके इधर जाके गिरेगा। समझ में आ गया? दिस प्रोसेस इज नोन एज योर विनोइंग। और ये जो हार्वेस्टिंग होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोग 3-4 महीने का काम करने के बाद जो फल मिलता है वो है उनका हार्वेस्टिंग। बहुत खुशी होते हैं लोग, इसलिए हमारा बहुत सारा त्यौहार, बहुत सारा फंक्शन मनाया जाता है। जैसे जिस तरह से हम बोलते हैं पोंगल, बिहू, बैसाखी, ये सब जो है, मतलब जो हमारा फेस्टिवल्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारा फसल काटने की हमारा फेस्टिवल्स है। क्लियर। तो ये सब लोग खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमने 3-4 महीने काम करने के बाद हमारा फल हमको मिल गया। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल सकते हो, यस, हार्वेस्टिंग हो गया बेटा, लेकिन अगर इस सीड को हम प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टोरेज। ओके, तो स्टोरेज क्या है, हमारा भी फसल बन गया, क्रॉप्स निकल गया। क्रॉप्स क्या है, ऐसा तो नहीं है कि एक बोरी है घर में ला के रख देंगे, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर चल रहा है अभी, तो लार्ज से मतलब लार्ज स्केल में हमारा प्रोडक्शन हुआ है, अच्छा फसल हुआ है। अब हमको स्टोर करके कैसे रखेंगे, तो हमको सबसे पहले उससे किससे बचाना है, सीड्स को किससे बचाना, हमारे क्रॉप को किस किस से बचाना है, मॉइस्चर, रेड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेट्स एक्सेट्रा। अब आपका फिर से आ गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा क्लियर समझाया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाली आंखों में दिखाई नहीं देते लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, उसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और मॉइस्चर से सभी से हमको बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि जो सीड होता है हमारा अभी निकल गया, वो पूरी तरह से क्या होता है, मॉइस्ट होता है, बहुत गीला रहता है, उसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। आप लोग देखे होंगे पुराने जमाने में तो ज्यादातर करते थे, दादा दादी नाना नानी लोग गेहूं या चावल कुछ लेकर आते हैं घर में, गेहूं को क्या करेंगे, गेहूं दाल उड़द दाल ये सब पहले क्या करेंगे, धूप में अच्छे से सुखा देंगे। क्यों सुखाया जाता है, ताकि उसमें जितना % ऑफ वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अगर उसी तरह से हम उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉइस्ट है, गीला हो जाएगा, अंदर अंदर खराब हो जाएगा।
उसमें जो सीड जर्मिनेशन का क्वालिटी होता है वो खत्म हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, इतने सब कीड़ा उसमें लग जाते हैं और ये क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ड्राई द सीड्स, जो भी सीड्स है उसको लार्ज मात्रा जितने सारे अच्छे से उसको धूप में सुखाना है ताकि उसके अंदर का जो नमी रहता है, गीलापन रहता है वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, जूट बैग्स में पैक किया जाता है, हमारा बोरी, बहुत सारा बोरी में पैक करके रखा जाता है। इसका दो मेथड है, ये जो बोरी हमने बांध दिया है गोडाउन में लेके रखते हैं और इसको किस तरह से रखते हैं, एक मेथड है आपका साइलोस, एक होता है आपका ग्रैनुलस। ये आपके बुक में डायग्राम दिया है, अच्छे से देखो। साइलोस किस तरह से है, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ होता है, मिट्टी और सीमेंट का पूरा पैक होता है, ये एक ही उसका ओपनिंग डोर होता है, बाकी सब पूरा का पूरा पैक है। और ये आपका ग्रैनुलस नॉर्मल जैसे गोडाउन में बोरी वाली बोरी ऐसे एक के ऊपर एक बोरी रख के हमारा चारों तरफ से रखा जाता है। ऐसे रखने के बावजूद हमको क्या करना है, उसको केमिकल ट्रीटमेंट के जैसा रखना है। फिर गोडाउन में जब हम रखते हैं बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारा आजकल पैकेट सैचेट्स आता है जिसमें हमारा क्या होता है, ऐसे डाल देते तो पेस्ट नहीं लगेगा, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा और चूहा ये सब से बचाने के लिए हमको ये करना बहुत जरूरी है। बहुत जगह में देखे होंगे ड्राइड नीम लीव्स को यूज किया जाता है। ये सब जो हमारे घर में पुराने लोग होते थे, सूखी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, ड्राइड नीम लीव्स, ये सब क्या होता है, कड़वा होता है, जिसके वजह से हम चावल में या किसी में डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, कीड़ा। मैं आपको लिख रही हूँ पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या है, दांत पिसने वाला नहीं, वो अलग है। ये PEST पेस्ट मतलब कीड़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। दिस ऑल आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्लियर, सभी बच्चे क्लियर हो गए होंगे। अब देखो, हम लोग जो खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट के ऊपर करते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी करते हैं। आप लोग सभी को पसंद है नॉन वेज, है ना, है कि नहीं है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज, मिल्क और आपका जो हनी होता है, चिकन, मीट और फिश, ये सभी चीज़ आप क्या करते हैं, एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हो। तो इसको किस तरह से प्रोडक्शन किया जाएगा, तो फूड बाय द एनिमल्स अभी हम लोग देखते हैं। कि आपके बुक में एक टेबल दिया है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। इसको कंप्लीट करते करते आपको पता चल जाएगा कि प्लांट्स ही नहीं, एनिमल का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है हमारे खाने के ऊपर। जिस तरह से किस तरह का खाना हम लोग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, देखो मिल्क हो गया, हनी, मीट, चिकन, फिश वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ है। सिर्फ एक मिल्क को भी देख ले तो वहाँ से देखो चीज़, पनीर, कर्ड, घी, बटर, ये सभी सारा चीज़ हमारा कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। ओके, सो अगर एनिमल्स को भी ऐसे लाल पाल पोस के बड़ा करके अगर उसमें से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं चीज़ें, ये भी हो सकता है। तो एनिमल्स आर ऑल्सो रेयर्ड इन द फार्म्स। उसके लिए हमको क्या जरूरी है, उसी तरह से लैंड को जिस तरह से हमने प्लांट्स के लिए यूज़ किया गया, यहाँ पे हम एनिमल्स का यूज़ करेंगे। दे ऑल्सो शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। ये ध्यान रखना, हर चीज़ों के लिए केयर बहुत जरूरी है। जिस तरह से प्लांट को हमने हर स्टेप्स की तरह सॉइल को प्रिपेयर किया, उसके बाद कैसे बीज बोआ, बीज बोने के बाद उस तरह से कैसे फर्टिलाइजर डाला, उसके बाद हमने उसमें किस तरह से इरिगेशन किया, इरिगेशन के बाद हमने कैसे प्रोटेक्ट किया फ्रॉम वीड्स, एंड वीड्स प्रोटेक्ट करने के बाद हम कैसे हार्वेस्टिंग किया, स्टोरेज किए। उसी तरह से प्लांट एनिमल्स को भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर फूड, शेल्टर के और केयर के साथ उसको अगर करेंगे। और जब हम इसको लार्ज स्केल में करेंगे, इसको जब हम क्या करेंगे, हम अपने घर में 2 गाय रख लिए, 2 बकरी रख लिए, उसको हम नहीं बोल सकते, लेकिन जब लार्ज स्केल में बोलते हैं, लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन होता है उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। समझ में आ गया? यहाँ पे भी लैंड को प्रॉपर यूज किया गया है, लेकिन लैंड को किस लिए यूज किया गया है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स प्रोडक्ट। ओके, एनिमल्स आर ऑल्सो रेयर्ड इन द फार्म्स। इफ इट occur in your large scale, this is known as your animal husbandry. Okay, almost your chapter is over. Okay, आप लोग इसको घर में अच्छे से पढ़ो। वीडियो अभी 25 मिनट्स का हो गया है, तो क्वेश्चन आंसर अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, लेकिन आज या कल के अंदर मुझे सभी बच्चे पूरा नोट्स चैप्टर का कंप्लीट करके दोगे। मैं नहीं बोल रही आपको सिर्फ मेरा वीडियो देख के ही नोट्स बनाओ। आप लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ो, कहीं पे भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर रिविजन करेंगे। डिस्कस करने के बाद आप नोट क्वेश्चन से एक्सरसाइज कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, बाय।